बातें नहीं करो। ओके, आवाज आ रहा है मेरा? ऑनलाइन स्टूडेंट, एम ऑडिबल प्रॉपरली? चलो स्टार्ट करें। कहाँ तक के हो गया था लास्ट क्लास में? ओके, तो अभी देखिए ग्लाइकोलाइसिस कंप्लीट हो गया था, है ना? ठीक। तो अभी हमें यहाँ पर आज मेटाबॉलिक फैट जो होता है पायरुविक एसिड का, वो हम देखेंगे सबसे पहले। ठीक है, फिर उसके बाद फर्मेंटेशन के साथ ही साथ आज थोड़ा सा एरोबिक रेस्पिरेशन कैसे होता है वो हम लोगों को समझना है। और एरोबिक रेस्पिरेशन में स्पेशली टीसीए आप लोगों को प्रैक्टिस करके आने के लिए कहा था, साथ ही साथ थ्योरी भी पढ़ के आने के लिए कहा था। तो जितने स्टूडेंट प्रैक्टिस करके आए होंगे और थ्योरी पढ़े होंगे उन लोगों को ये वाला जो पोर्शन में जो लूंगा टीसीए वाला वो बहुत इजी जाएगा, क्योंकि एनसीईआरटी ने बहुत सारी चीजें वहाँ पे एक्सप्लेन नहीं की है जो समझने वाली है। और उसे हम डायरेक्ट टू डायरेक्ट यदि देखते हैं या समझते हैं तो प्रॉब्लम होता ऐसा है कि हमें वो सारी चीजें समझ में नहीं आती है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हम लोग जो देख रहे हैं सबसे पहले वो हम देखेंगे क्या चीज? मेटाबॉलिक फैट ऑफ एरोबिक एसिड। ओके, तो मेटाबॉलिक फैट ऑफ पायरुविक एसिड मींस अभी हम लोगों ने यहाँ पे देखे ग्लूकोज से पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन हो गया है। और जैसे ही ग्लूकोज से पायरुविक एसिड यहाँ पे फॉर्म हुआ, अब जैसे ही यहाँ पे जो सेल का नीड है, जो भी सेलुलर नीड रहेगी उसके अकॉर्डिंग पायरुविक एसिड का यहाँ पर रोल रहेगा। तो कुछ सेल ऐसी हो सकती है जिसके पास सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन प्रेजेंट है। कुछ सेल ऐसी हो सकती है कि हो सकता है उसके पास ऑक्सीजन है बट जितना उसकी रिक्वायरमेंट है उतना ऑक्सीजन उसके पास प्रेजेंट नहीं है। और कुछ सेल ऐसी हो सकती है कि उसके पास ऑक्सीजन है ही नहीं, जैसे सैकेरोमाइसिस सेरेवेसिस ईस्ट। ठीक है, ये एनारोबिक है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है। तो वहां पे जो रेस्पिरेशन है वो कैसा होगा? तो सेलुलर नीड के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर रेस्पिरेशन को समझे तो रेस्पिरेशन दो टाइप का होता है। एक होता है एरोबिक रेस्पिरेशन और दूसरा इसमें आता है वो है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। अभी यहाँ पर एरोबिक और एनएरोबिक रेस्पिरेशन की यदि हम बात करें तो एनारोबिक रेस्पिरेशन को हम लोग फर्मेंटेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फर्मेंटेशन। ठीक है, अब यहां पर यदि ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो ये जो पायरुविक एसिड जो है इसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा। और यदि ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है तो उस पायरुविक एसिड का कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं होगा। मींस यहां पर पायरुविक एसिड इनकम्प्लीटली ऑक्सीडाइज होगा। तो अब जब कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है तो उस टाइम पे क्या होने वाला है, और जब इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है तो उस टाइम पे क्या होने वाला है वो अभी हम देखेंगे। ठीक है, तो अभी यहाँ पे देखिए बेटा, एरोबिक रेस्पिरेशन जो कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है, और जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा तो ये प्रोसेस जनरली टू स्टेप्स ऑफ मैकेनिज्म्स में कंप्लीट होती है, जिसमें से फर्स्ट स्टेप फेज जो होता है वो कहलाता है टीसीए, और सेकंड फेज जो होता है वो कहलाता है ईटीएस। ये हो गया एरोबिक रेस्पिरेशन जब ऑक्सीजन प्रेजेंट है तब। तो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन
एक तो यहाँ पे सिट्रिक एसिड साइकिल या ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल यहाँ पे होने वाला है, और उसके बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होगा। ठीक है, ध्यान से समझना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ पे ये तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस के रिस्पेक्ट में हुआ। इफ यदि ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है तब क्या होगा? तो ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है तो उस टाइम पे एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं होगा, उस टाइम पे होगा एनारोबिक। और एनारोबिक रेस्पिरेशन जो होता है ये भी दो टाइप का होता है, बट दो टाइप का वो सेल की नीड उसके अकॉर्डिंग है। या तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म या तो ईस्ट सेल में हो रहा है सैक्रोमाइसिस सेरेबेसी में, या फिर हमारी जो मसल सेल्स हैं, क्योंकि जब हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, ठीक है, और जब बहुत ज्यादा एक्सरसाइज है, जब बहुत ज्यादा रनिंग हो जाता है हमारा, तो रनिंग के टाइम पे हमारा ब्रीथिंग फास्ट हो गया है। ब्रीथिंग फास्ट हो गया है तो ऑक्सीजन मसल्स तक के सर्कुलेट हो तो रहा है, लेकिन जितनी मसल्स डिमांड है ऑक्सीजन की, उतना डिमांड में वो ऑक्सीजन वहां तक नहीं पहुंच पा रही है। और उतने डिमांड में जब ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगा तो उस टाइम पे उस पायरुविक एसिड का कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं हो पाएगा, मीन्स वहां पर भी फर्मेंटेशन होगा। तो जब मसल्स में फर्मेंटेशन हो रहा है तो इस टाइप के फर्मेंटेशन को लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन कहते हैं, लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। दूसरा, यदि ऑर्गेनिज्म एनारोबिक है जैसे कि ईस्ट सेल, वहां पे तो ऑक्सीजन ही नहीं है, तो वहां पे एल्कोहलिक फर्मेंटेशन होता है। तो इस तरह से एनारोबिक रेस्पिरेशन या फर्मेंटेशन, जिसमें हम लोग एक तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन देखेंगे, और दूसरा यहां पर हम लोग एल्कोहलिक फर्मेंटेशन देखेंगे। ओके, क्या हो गया? एक तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन और दूसरा आता है एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। इस तरह से हम लोग यहाँ पर जो है आज का जो पोर्शन है मेटाबॉलिक पार्ट ऑफ पायरुविक एसिड, ये हम देखने वाले हैं। इतना पार्ट समझ में आया? अब देखो बोर्ड पे ज्यादा स्पेस नहीं है क्योंकि कैमरे में भी जो है वो सारी चीजें जानी चाहिए, तो इतना पॉइंट नोट करो, फिर उसके बाद हम आगे देखते हैं। ओके, ऑनलाइन स्टूडेंट कुछ प्रॉब्लम रहते रहेंगी तो आप लोग जो है मुझे मैसेज करते जाइए, ठीक है? और सारी चीजें ओके है तो सिर्फ क्लास कीजिए। बेटा आपस में डिस्कस नहीं करना है, किसी को कुछ नहीं समझा है तो मुझसे पूछेंगे। ओके।
हो गया नोट करके बेटा? तो अब आगे हम समझते हैं कि ये प्रोसेस एक्चुअली कैसे होने वाली है। ठीक है, तो देखिए बेटा, अभी हमको एक कंसेप्ट तो समझ में आ गया कि एक्चुअली इसका मीनिंग क्या है और ये प्रोसेस क्या हो रही है। आपने पढ़े होंगे, लेकिन आप उसे इस वे से विजुअलाइज किए भी होंगे, लेकिन एक्चुअल जो उसका में जो सेट होना चाहिए, ठीक है, शायद नहीं हो पाया होगा या किसी किसी को हो भी गया होगा। लेकिन अभी आपके सामने एक पिक्चर क्लियर है कि हमें पढ़ना क्या है और किस तरह से कौन सा पोर्शन पढ़ना है। इस प्रोसेस तो वही हो रही है बेटा हमारे ग्लूकोज से पायरुविक एसिड की। ओके, अब पायरुविक एसिड सेलुलर नीड के अकॉर्डिंग अलग अलग वे से जो है वो कन्वर्ट होता है। तो जो कॉमन प्रोसेस है ग्लाइकोलाइसिस, वो एरोबिक और एनारोबिक दोनों का कॉमन हो गया। एरोबिक रहा तो प्रोसेस इधर चली जाएगी, एनारोबिक रहा तो प्रोसेस इधर हो जाएगी। दोनों में ये पार्ट जो है वो क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। समझ गए? चलो, तो अभी हम लोग यहाँ पे तीनों भी प्रोसेस को थोड़ा सा एक कंपैरिजन में समझते हैं। ठीक है, फिर ये वाले पार्ट को हम डिटेल में समझेंगे, ये वाला पार्ट हम कंप्लीट कर लेंगे। पहले तीनों का कंपैरिजन देख लेते हैं। समझ गए? क्लियर हुआ? तो देखो अभी देखिए, यहाँ पे सबसे पहले तो ग्लूकोज हमने पढ़े थे। ग्लूकोज जो है वेरियस जो स्टेप्स यहाँ पे इन्वॉल्व हुई थी, जिसमें पहली चीज तो एटीपी कहाँ कहाँ पे यूज हुआ था, ये आपको बताना है। पहला एटीपी कहाँ पर यूज हुआ था बेटा? रिएक्शन का नाम बताइए। ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। सेकंड एटीपी कहाँ पर यूज हुआ था? फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट। फर्स्ट एटीपी फॉर्मेशन कहाँ पर हुआ था? अटक गए? देखना नहीं है उधर, पढ़ के आने के लिए कहा था। 1,3 डाई पीजीए से 3 पीजीए। सिर्फ ओनली 20% लोगों को याद है अभी। बहुत अच्छी बात बेटा, जिस दिन का है उस दिन का वो याद हो जाना चाहिए। समझ रहे हो? आगे प्रॉब्लम नहीं होंगी। मैंने रिवाइज करके आने के लिए कहा था। समझ में सभी को आया है? आपने कल ही कहे थे हाँ सर हमें समझा है, लेकिन समझने से ज्यादा इम्पोर्टेंट लर्न भी तो। ठीक है, तो लास्ट में आप बोलोगे कि सर वो बहुत प्रॉब्लम कर रहा है, तो बेटा जब तक कि आप खुद से अपना एफर्ट नहीं दोगे, आगे चल के आपको प्रॉब्लम होंगी। समझ गए? इसलिए प्रैक्टिस करनी है। ओके, ठीक। सेकंड एटीपी कहाँ प्रोडक्शन हो रहा है बताइए? फॉस्फोइनॉल पायरुवेट से पायरुविक एसिड। इसी के साथ साथ यहाँ पे NADH प्लस H प्लस का फॉर्मेशन हुआ था। वो कहाँ पर हुआ था? PgAl से 1,3 डाई पीजीए। याद है? एनसीईआरटी का ये वाला जो पोर्शन है, नीट में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। ये जितने क्वेश्चंस अभी मैंने आप लोगों से पूछा, आप सोचोगे कि क्वेश्चन कैसे आएंगे, तो ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। समझे? तो ये याद रखना। तो चलो हम वही पोर्शन को यहाँ पर लिख लेते हैं। पहली चीज तो यहाँ पे एटीपी यूज हुआ है। सेकंड, यहाँ पर भी एटीपी यूज हुआ, ये फर्स्ट एंड थर्ड कंसीडर करोगे आप। फिर इसी के बीच में एक रिएक्शन जो हुई थी, जहां पर एडीपी यूज हुआ था, जिससे एटीपी का फॉर्मेशन हुआ था। और एक और रिएक्शन ऐसा हुआ था जहां पर फिर से एटीपी का फॉर्मेशन हुआ था। और फाइनल एक जो एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस जो था, वो पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन हो गया। इसी के बीच में अगेन एक और प्रोसेस आई होंगी, जिसमें यहाँ पर NADH प्लस H प्लस का फॉर्मेशन हुआ होगा। शॉर्ट फॉर्म में मैंने ये सारा ड्रॉ कर दिया। जगह मेरे पास थोड़ा स्पेस कम है, क्यों? बाकी स्पेस है हमारे पास साइड में, लेकिन वो कैमरा में नहीं आएगा। ठीक है, तो जितना स्पेस है उसके अकॉर्डिंग मैंने ये सारा पॉइंट यहाँ पे मेंशन किया। और ये सारी चीजें हम लोगों का लास्ट लेक्चर में हो चुका है। ठीक है, और उसका नीड भी नहीं है अभी। तो अभी देखिए, ये सारा पोर्शन के बाद अब पायरुविक एसिड यहाँ पे जो प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है, तो पायरुविक एसिड का यहाँ पर कन्वर्सन होगा। यदि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है या फिर एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, तो ये प्रोसेस जो है आगे बढ़ती है।
और पायरुविक एसिड जो है इसका कन्वर्सन होता है एसिटिल कोए में, और एसिटिल कोए में जब कन्वर्सन होगा तो यहाँ पे देखो रिएक्शन क्या होगी वो आपको याद रखनी है। एसिटिल कोए में जब ये प्रोसेस होती है तो को एंजाइम ए यहाँ पे इन्वॉल्व होता है, और साथ ही साथ CO2 यहाँ से बाहर होगी। साथ ही साथ यहाँ पे अगेन सेम रिएक्शन होती है NAD वाली, NAD से NAD H+ और H+ ये फॉर्म होगा। और जब जब NAD का रोल होता है कौन सा एंजाइम काम करता है, डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। सिर्फ दो लोगों को याद है, ठीक है, कौन सा, डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। और डिहाइड्रोजिनेज कौन सा डिहाइड्रोजिनेज होगा यहाँ पर, कौन सा डिहाइड्रोजिनेज होगा बताइए, लाउडली बोलिए, सुनाई नहीं आता मुझे, ऊंचा सुनता हूँ मैं थोड़ा सा। हाँ यार मुझे समझ ही नहीं रहा आप क्या बोल रहे हो। पायरुवेट डिहाइड्रो यही है, हेलो, अरे यही तो रहेगा ना यार, ये जो है ये सबस्ट्रेट हो गया ना अभी। और डिहाइड्रोजिनेज तो यहाँ पे पायरुविक एसिड डिहाइड्रोजिनेज बोलो या पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज बोलो, बात तो एक ही है। तो यहाँ पे जो एंजाइम काम करेगा उस एंजाइम को क्या कहेंगे, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज। अभी भी आप एंजाइम का नेम नहीं बता पा रहे हो बेटा, तो इसका मतलब ये है कि आप लोग प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, समझे, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं करोगे तो प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होगी आगे चल के, ध्यान रखो, प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये रिएक्शन तो बेटा कब हो रही है, जब ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो अब यहाँ पे एसिटिल को ए ये आगे चला गया माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में, देन यहाँ पे क्या होने वाला बेटा, TCA, उल्टा हो गया क्या, TAC हो गया, TCA हो गया। अब जब TCA यहाँ पर होगा तो इस प्रोसेस के टाइम पे एक तो अगेन यहाँ पर CO2 भी फॉर्म होता है, यहाँ पर NADH भी फॉर्म होता है, और यहाँ पर FADH2 भी फॉर्म होता है, जो आगे चल के हमारे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जा करके हमें ATP का प्रोडक्शन देता है। ये कहलाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक के का पार्ट, जिसे हम क्या कहेंगे, एरोबिक रेस्पिरेशन। ओके, कौन सा वाला है ये, इधर वाला है, सही लिखाया ना, हैबिट नहीं है ऐसे लिखने की, ठीक है, शायद सही लिखाया होगा। तो अभी ये हो गया एरोबिक रेस्पिरेशन। अब एरोबिक रेस्पिरेशन यहाँ पर जो हो रहा है जिसमें कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा ग्लूकोज का, और कंप्लीट ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, CO2 और H2O फॉर्म होते हैं बेटा। और इस कंप्लीट ऑक्सीडेशन के साथ ही साथ यहाँ पे जो ATP फॉर्मेशन जो होगा कैसे होगा, मैक्सिमम होगा, हायर अमाउंट में एनर्जी जो है यहां से रिलीज होने वाली है, हायर अमाउंट में। लेकिन यदि सेल में ऑक्सीजन नहीं है, या तो टोटल नहीं है, या फिर है तो जितना डिमांड है उतना नहीं है, क्या कहा, डिपेंड ऑन सेलुलर नीड, फिर यहाँ पे ये पायरुविक एसिड इधर ना जा करके इसका जो मैकेनिज्म है वो बदल जाता है। अब कैसे बदलता है वो हम देख लेते हैं, ध्यान से समझना बेटा, आगे का पार्ट समझने वाला है, बहुत जरूरी है। तो अभी यहाँ पे ये जो पायरुविक एसिड यहाँ पे जो आया, एक काम करते हैं, फॉर्मूले के बेसिस पे समझेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझेगा, ठीक है। तो बताओ पायरुविक एसिड का फॉर्मूला क्या था, CH3COCOOH, ऐसे ही था, ऐसे ही था ना कल, ठीक है। तो अब पायरुविक एसिड जो है अभी ऑक्सीजन इसके पास प्रेजेंट नहीं है, CH2 है उसको सही कर लो, ठीक है, CH2 वो हमने फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड बनाए थे ना, तो वो मैं 3 लिखना भूल गया हूँ क्योंकि वो इंटर कन्वर्स, तो ऐसा फॉर्मूला आएगा, ठीक है, करेक्शन कर लो वहां पर।
ओके, तो अभी देखिए ये जो पायरुविक एसिड जो है, ये जब ऑक्सीजन यदि अवेलेबल नहीं है, ठीक है, तो ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है तो यहां पर अभी ये जो NADH जो है इसका यूटिलाइजेशन हो जाएगा यहाँ पर। तो NADH का यूटिलाइजेशन होगा तो यहाँ पे NADH प्लस H प्लस जो है ये कन्वर्ट हो जाता है NAD प्लस में। एज इट इज यहाँ पर भी ऐसा ही होता है, NADH प्लस H प्लस जो है इसका यूटिलाइजेशन हो जाएगा, देन NAD में कन्वर्ट हो गया। तो इस टाइम पे या तो लैक्टिक एसिड बनाएगा ये, या तो अल्कोहल फॉर्म करेगा। तो जब लैक्टिक एसिड जब फॉर्म होता है तो आप मुझे बताओ जब भी इसका रोल आता है कौन सा एंजाइम काम करता है? डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है। लेकिन अभी जब मैंने इसको यहां से ऐसा जब मैंने कन्वर्ट किया तो इधर का हमने सबस्ट्रेट यूज किया था, उसके नेम के साथ हमने यहाँ पे नाम दिया, बट अभी यहाँ पे ये उल्टा हो गया ना, नीचे से ऊपर आ रहा है। तो नीचे वाला जो सबस्ट्रेट जो है मतलब वो मतलब प्रोडक्ट जो रहेगा उसके नेम के साथ हमको एंजाइम का नाम देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो कंपाउंड जो फाइनली लास्ट में जो प्रोड्यूस होने वाला है वो एक तो लैक्टिक एसिड है, पहली चीज, या तो अल्कोहल है। तो यहाँ पे एंजाइम का नाम क्या हो जाएगा बताइए? लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, लैक्टिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज। लेकिन यहाँ पे जो एंजाइम का नाम आएगा वो क्या आएगा बताओ? अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज। क्या हो गया यहाँ पर? अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज। समझ में आ गया? तो इस तरह से यहाँ पर ये प्रोसेस होंगी, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज या फिर अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज यहाँ पे काम करेगा। और इस एंजाइम की प्रेजेंस में लैक्टिक एसिड बन रहा है, इस एंजाइम की प्रेजेंस में अल्कोहल बन रहा है। अब ये कैसे हो रहा है? देखो इतना तो आपके एनसीईआरटी में डायरेक्ट दिया है, वो तो आप खुद पढ़ के भी आए हो, मैं भी आपको ऐसा पढ़ा सकता था, ठीक है, और आपको गलत फहमी होती कि सर ने बहुत अच्छा पढ़ाया और सारा समझा, कल को चल के आपको कंफ्यूजन होती। तो ऐसा काम नहीं करना बेटा, समझना अच्छे से हम लोगों को, एक एक पार्ट में मेरे लेवल पे मैं क्लियर करा के दूंगा ताकि आप हर एक पोर्शन बहुत आसान हो जाए। इन फॉर्मूले आप बाद में छोड़ देना, आप सिर्फ यही पार्ट याद रखना जो यहाँ पे इस तरह से दिया हुआ है, लेकिन समझने के लिए हम इस लेवल पे नहीं समझते बेटा, याद नहीं होगा। तो अब देखो प्रोसेस कैसे हो रही है। पहले मैं अल्कोहल की बात करूंगा, तो पहले अल्कोहल की जब बात होगी तो यहाँ पे देखो इसी के साथ साथ CO2 भी बाहर होगा। अब ये जो NADH प्लस H प्लस यहाँ पे ऐड होने वाला है, तो यहाँ का ये CO2 तो बाहर हो गया। तो अब देखो वहां पे फॉर्मूला जो है पहला CH3 है, उसके बाद C के साथ O है, ऐसा है। तो एक H में यहाँ पे लिख देता हूं, आ जाएगा। एक H यहाँ पे लिख देता हूं, और CO2 बाहर हुआ तो एक H में यहाँ पे लिख देता हूं, क्या बनेगा? बना? देखो इसके दो टाइप है, C2H5OH, CH3CH2OH, ऐसे बनते हैं ना फॉर्मूले। और ये तीन तरीके से हम इसे इथेनॉल कह सकते हैं। मीन्स क्या फॉर्म हुआ बेटा? अल्कोहल फॉर्म हुआ। कौन सा किया यहाँ पर? अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम काम किया, जिसने पायरुविक एसिड को इथेनॉल में कन्वर्ट किया। ये प्रोसेस कहां पर हो रही है? ईस्ट सेल में हो रहा है। कहाँ हो रहा है ये? ईस्ट में ये प्रोसेस हो रहा है, और फाइनली यहाँ पे इथेनॉल का प्रोडक्शन हो रहा है। ये एक फर्मेंटेशन है, ये एनारोबिक रेस्पिरेशन है। समझ में आ गया? इजी लगा? अब समझाऊंगा, पहले नहीं समझा था, अब समझाऊंगा प्रोसेस कैसे हुई। आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे ही हम यहाँ पर भी देखेंगे, बट लैक्टिक एसिड जब यहाँ पे फॉर्म होता है तो
तो यहाँ पे CO2 बाहर नहीं होती बेटा, CO2 बाहर नहीं होता। तो अब देख लेते हैं क्या होता है यहाँ पर। तो अब एक काम करते, वही फॉर्मूला, कौन सा कलर यूज करूं, ब्लैक यूज करते हैं। CH3 ऑलरेडी है, C11O ऑलरेडी है, COOH ऑलरेडी है, क्योंकि एसिड बनेगा ना, तो एसिडिक यहाँ पे ग्रुप हमें चाहिए ही चाहिए। सिर्फ हमको क्या करना है, यहां से ये जो दो H जो निकल रहे, एक H को इधर लिख दो और एक H को इधर लिख दो। तो लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला CH3, फिर क्या आएगा CHOH COOH, ये होता है बेटा लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला। ये कहाँ हो रहा है, हमारी मसल्स में हो रहा है। कब होगा बेटा, जब सफिशिएंट अमाउंट में हमारी बॉडी को ऑक्सीजन नहीं मिलता है, तो उस टाइम पे एसिड फॉर्म होता है, मस्कुलर क्रैम्प्स आते हैं, पेन होने लगता है। ठीक है, कब हुआ, क्योंकि जब हम तेजी से भाग रहे थे, जब हम एक्सरसाइज कर रहे थे, एक्सटर्नल एक्सरसाइज इस टाइम पे हुआ, तो उस टाइम पे लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा कैलकुलेट भी कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर एनर्जी, समझ लो पहले, फिर राइटिंग के लिए टाइम मिलेगा आपको। एनर्जी कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग। तो एनर्जी का जो कैलकुलेशन जो होगा, जब फर्मेंटेशन होने वाला है, क्या चीज, जब फर्मेंटेशन होने वाला है, तो फर्मेंटेशन टाइम पे एनर्जी जो है वो बहुत ही कम अमाउंट में प्रोडक्शन होगी। कैसे जानते हो, देखो, ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस में 2 ATP यूज हुए हैं, और डायरेक्ट ATP का जो प्रॉफिट हुआ है वो 4 है। कितने हैं, 4। तो ये जो 4 ATP है, जिसमें से 2 यूज हो गए, तो 2 ATP होगा। कल हम लोग देखे थे कि NADH भी वहां पे कैलकुलेट कर लेते हैं, तो टोटल वहां पे 10 ATP का प्रोडक्शन होगा, और 2 को यदि हम माइनस करें तो 8 ATP का प्रॉफिट हो गया। बट यहाँ पे हम NADH को कैलकुलेट कर ही नहीं सकते। रीजन ये है कि यहाँ पे जो NADH जो प्रोड्यूस हुआ था, वो यही की प्रोसेस में यूज हो गया। जब यही की प्रोसेस में यूज हो गया, तो इस प्रोसेस में सिर्फ और सिर्फ 2 ATP का ही यहाँ पे प्रोडक्शन होगा, इससे ज्यादा ATP यहाँ पे नहीं बनेंगे। तो एनारोबिक और फर्मेंटेशन का जो प्रोसेस होता है, उसमें ATP का जो प्रोडक्शन होता है, वो सिर्फ और सिर्फ 2 ATP का ही होता है। कितना ही एफर्ट लगा लो, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट जो फॉर्म हुए, ये हैजार्डस प्रोडक्ट है, ये टॉक्सिक प्रोडक्ट है, ये हमारे काम के नहीं रहेंगे। ठीक है, हाँ, वो अल्कोहल हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, बियर विस्की वाइन हम बना रहे हुए, एक अलग पार्ट है। बट जनरली जो है उस सेल के लिए जिसमें प्रोड्यूस हुआ, उसके लिए कोई काम का नहीं है। क्योंकि देखो, ये ईस्ट सेल ने जब अल्कोहल का प्रोडक्शन किया, ईस्ट सेल में इस अल्कोहल का प्रोडक्शन 13% कंसेंट्रेशन तक के यदि पहुंच गया, तो ये उसी ईस्ट सेल को उसका डेथ हो जाएगा। और लैक्टिक एसिड का तो आपने खुद ने एक्सपीरियंस फील किए होंगे, समझे। तो अब क्वेश्चन ये है कि जब वाइन विस्की रम बियर जो अल्कोहलिक बेवरेजेस जो बनाई जाती है, प्रोड्यूस होती है, तो उसमें कितना अल्कोहल कंसेंट्रेशन होना चाहिए नेचुरली, एक क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी में। कितना, अप्रोक्सीमेटली उसी के आसपास आता है। बट जनरली यदि हम देखें कि 13 के ऊपर जाता है तो ईस्ट का डेथ हो रहा है, तो वो नेचुरली उतना फॉर्म हो रहा है बेटा। मीन्स 14 से लेके 16% के आस नेचुरली अल्कोहल प्रोड्यूस होता है। लेकिन बियर विस्की वाइन रम में यदि हम देखें, तो कंसंट्रेशन डिफरेंट रहेगा। क्यों, क्योंकि वहां पे हम लोग उसका डिस्टिलेशन और विदाउट डिस्टिलेशन, ऐसा 2 प्रोसेस यूज करके फाइनल प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करते हैं। तो हम लोग 12th में पढ़ेंगे कि डिस्टिल्ड जो बेवरेजेस है और विदाउट डिस्टिल्ड बेवरेज क्या आता है, बियर किस में आता है, विस्की किस में आता है, रम किस में आता है, वो हम देखेंगे। तो रम में एज कंपेयर टू बियर अल्कोहल का कंसेंट्रेशन बहुत ज्यादा होगा, हाई अमाउंट रहता है, समझे। तो यही सारी चीजें, बट हमको वहां पे उतना डिटेल में नहीं जाना है, क्योंकि हमको यहाँ पे अल्कोहलिक बेवरेजेस को लेकर के स्पेशली एनसीईआरटी ने पोर्शन नहीं दिया है। बट जनरल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का रिस्पेक्ट में क्या रोल हो सकता है, सिर्फ उतना एक थोड़ा सा इंफॉर्मेशन हमें मालूम होनी चाहिए,
समझ में आ गया बेटा? अब आप ये पार्ट को नोट कर सकते हो। ऑनलाइन स्टूडेंट किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो जल्दी से। एवरीथिंग इज क्लियर? रिस्पॉन्स दो जल्दी से। हाँ, मिनिमम कितना जाएगा? मिनिमम का कोई वैल्यू नहीं बेटा, वो तो डिपेंड करता है कि इस सेल में कितना मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो रहा है। ठीक है, 2 से 3% से वो स्टार्ट होता है और 14, और ये नेचुरली, ठीक है, जो हम लोगों ने रॉ मटेरियल जो यूज किए जैसे बार्ली, ठीक है, या फिर ग्रेप्स होता है, एप्पल होता है, तो जो भी हम रॉ मटेरियल यूज कर रहे हैं तो उसको हमको माल्टिंग करना पड़ता है, पल्प पहले फॉर्म करना होता है। पल्पिंग के बाद फिर वहाँ पे जो माइक्रोब्स हमने यूज किए हैं तो उसको हम फेवरेबल कंडीशन देनी होती है, ऑप्टिमम पीएच, ऑप्टिमम टेम्परेचर, ठीक है। और इसके बाद फिर क्योंकि हम जब इंडस्ट्रीज में जब हम काम करेंगे और माइक्रो ऑर्गेनिम्स को ग्रो करा के हम अल्कोहल का जब प्रोडक्शन जब लेते हैं तो वो एक डिफरेंट टाइप की प्रोसेस होती है, तो उसको हमको प्रॉपरली मॉनिटर करना होता है। ठीक है, तो उस तरह से फिर हम वहाँ पे प्रोडक्शन ले सकते हैं। ठीक है, जैसे कोई पूछ रहा था, हाँ बेटा, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया क्या क्या चीज? नहीं, नहीं होगा। ओके, वहाँ पे नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है बेटा। ठीक है, वहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। हाँ, सेकंड पैराग्राफ समझना है। चलो, सेकंड पैराग्राफ समझना है, ऐसा डाउट आ रहा है तो सेकंड पैराग्राफ देखते हैं हम लोग। तो देखिए यहाँ पे क्या कहा, कितना है पेज नंबर, किधर गया? हाँ, तो देखिए, इन बोथ lactic acid and alcohol fermentation, not much energy is released। देखो, लैक्टिक एसिड, अल्कोहल, दोनों फर्मेंटेशन हुआ तो ज्यादा एनर्जी रिलीज नहीं। क्यों? क्योंकि इसके बाद इसका आगे का प्रोसेस नहीं होने वाला, पहले चीज। सेकंड थिंग, जो एनर्जी यहाँ पे NADH के फॉर्म में स्टोर हुई थी वो यहीं पर यूज हो गया, तो फाइनली सिर्फ और सिर्फ 2 ATP का ही प्रोडक्शन हो रहा है। तो ज्यादा ATP रिलीज हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। सेकंड थिंग देखो यहाँ पे और क्या कहा है, less than 7% of the energy in glucose is released and not all of it is trapped as high energy bond of ATP। डायरेक्टली आपको याद रखना है, ये ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस हुआ, ग्लूकोज से जितना एनर्जी रिलीज हो सकता है या प्रोड्यूस हो सकता है उसका भी लेस देन 7%। ठीक है, डायरेक्टली एनसीईआरटी ने दिया है कितना बेटा, लेस देन 7% एनर्जी ही ग्लूकोज से रिलीज होती है, और उसके बाद भी एटीपी के फॉर्म में जितना भी रिलीज हो रहा है वो ट्रैप नहीं हो पा रहा है। इसलिए फाइनली यहाँ पे, क्योंकि क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि ये NADH यूज हो गया ना बेटा। तो यदि ये भी ट्रैप होता है, यदि एटीपी में तो एनर्जी ज्यादा फॉर्म होता था, बट ये ट्रैप हुआ क्या? नहीं हुआ। तो फाइनली लास्ट मोमेंट में कितना, 2 ATP का ही यहाँ पे प्रोडक्शन मिला है। समझ में आ गया? आगे, ठीक है। तो फिर इसलिए ये प्रोसेस जो होता है वो कैसा होता है, हैजार्डस होता है, आइदर एसिड या फिर अल्कोहल प्रोड्यूस होगा। समझ में आ गया? इतना ही डाउट था या आगे भी था? हो गया क्लियर? चलो, तो ये हो गया हमारा क्या चीज बेटा, फर्मेंटेशन। ठीक है। हाँ बेटा, किसी को क्वेश्चन पूछना रहता तो हैंड रेज किया करो, हाँ बोलो। सेवंथ लाइन कौन से इसका? फर्स्ट पैराग्राफ का। हाँ, व्हेन ऑक्सीजन, हाँ, देखो व्हेन ऑक्सीजन इज क्या है, इन एडिक्वेट ऑफ क्या फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन, पायरुविक एसिड इज रेड्यूस टू लैक्टिक एसिड। मीन्स क्या कहा मैंने, कि यदि हम तेजी से भाग रहे, ब्रीथिंग फास्ट हो रहा, फास्ट हो रहा, फास्ट हो रहा है, जितना सेल को ऑक्सीजन चाहिए पहुंच रहा है, पहुंच रहा है, पहुंच रहा है, लेकिन और तेजी से हम भागने लग जाते हैं,
तो और ब्रीथिंग फास्ट हो रहा है, लेकिन उससे ज्यादा थोड़ी होगा। तो जितना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन चाहिए हमारी सेल को उतना मिल रहा है क्या? नहीं। तो उस टाइम पे क्या है, पायरुविक एसिड किस में कन्वर्ट हो रहा है? लैक्टिक एसिड। ये है, समझा? और किसी का कोई डाउट बेटा? हाँ बोलो। थर्ड पैराग्राफ, हाँ उसमें कौन सा नहीं समझा पूछो। व्हाट देन वाला। हाँ, what then is the process by which organism can carry out complete oxidation of glucose and extracted the energy stored to synthesize a large number of ATP molecule needed for cellular metabolism। यहाँ पे क्या कहा है बेटा कि जो भी ऑर्गेनिजम्स है उसमें जो कंप्लीट ऑक्सीडेशन जब ग्लूकोज का होगा, तो ये वाली प्रोसेस पे आ गया। ठीक है, तो जब कंप्लीट ऑक्सीडेशन जब हो रहा है तो वहां पे क्या होगा, मैक्सिमम अमाउंट एनर्जी रिलीज होगा। ठीक है, तो जनरली ये प्रोसेस कहां पर हो रहा है? यूकेरियोट्स में हो रहा है। और यूकेरियोट्स में ये जो प्रोसेस होगी वो कहां पर होगी? माइटोकॉन्ड्रिया में। और माइटोकॉन्ड्रिया में यदि हो रही तो उसके लिए रिक्वायरमेंट है क्या चीज? ऑक्सीजन। इसलिए इसे क्या कहेंगे? एरोबिक रेस्पिरेशन। क्या कहेंगे इसे? एरोबिक रेस्पिरेशन। तो यहाँ पे ये जो ग्लाइकोलाइसिस वाला यहाँ से ये जो प्रोसेस होता है ये क्या हो गया? एरोबिक रेस्पिरेशन। ये वाला तो मैंने फर्मेंटेशन यहाँ पे मेंशन कर ही दिया अर्लियर। इसके बाद देखिए आगे क्या दिया है। एरोबिक रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस जिसमें ग्लूकोज या जो भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस है उसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो रहा है। बट ऑक्सीडेशन के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन। तो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। और रिलीज क्या होगा बेटा? CO2 रिलीज होगा। और क्या रिलीज होगा? वाटर रिलीज होगा। और क्या होगा? लार्ज अमाउंट में एनर्जी। ठीक है, ये भी वहां पे फॉर्म होगी जो उस सबस्ट्रेट में प्रेजेंट थी। ठीक है, तो इस टाइप का रेस्पिरेशन जो है मोस्ट कॉमन है किसमें? हायर ऑर्गेनिजम्स में। प्लांट में एंजियोस्पर्म की हम बात कर लो, मतलब प्लांट हायर में ही आ जाते हैं। माइक्रोब्स की बात अलग कर लो, हमारे बात कर लो आप। तो इसमें क्या होता है बेटा? एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, जो अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट पोर्शन में देखने वाले हैं कि एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है। समझा इतना? ठीक। चलो, तो अभी हम लोग यहाँ पर एरोबिक रेस्पिरेशन जो है ये स्टार्ट करेंगे। और कुछ डाउट तो नहीं है किसी को? अब बेटा ये आपको याद करना है सारा कुछ। ठीक है, लर्न करना है, प्रैक्टिस करना है। कल मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछूंगा, वन बाय वन क्वेश्चंस रहेंगे। कोई भी स्टेप्स को लेकर के, एनसीईआरटी के स्टेटमेंट को लेकर के मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछूंगा। ठीक है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जैसे कोई भी एक क्वेश्चन में ले रहा हूं यहाँ पर, ठीक है, एनसीईआरटी को ही हम सामने रखेंगे और कोई भी एक स्टेटमेंट यहाँ पर हम देखेंगे और स्टेटमेंट के बेसिस पे मैं क्वेश्चन करूंगा, तो उसमें मैं आपको फिल इन द ब्लैंक टाइप से क्वेश्चन पूछूंगा कि यहाँ पे इसमें क्या आएगा। एनसीईआरटी आपकी जो है ओपन नहीं रहेंगी और वहाँ पे क्वेश्चंस रहेगा। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई भी एक पार्ट हम यहाँ पे यदि ले, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जैसे कि एक मैं आपका एक डेमो ले लेता हूँ, एक ट्रायल की कैसे हम लोग यहाँ पे क्वेश्चंस जो है हो सकता है हमारा। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल यही वाला पार्ट, क्या चीज? बोथ, जो समझाया मैंने, है ना, लैक्टिक एसिड एंड अल्कोहल फर्मेंटेशन। ठीक है, तो एनर्जी जो रिलीज हो रहा है, ठीक है, ब्लैंक, ठीक है, परसेंट ऑफ एनर्जी इज ग्लूकोज इज रिलीज, तो क्या हो जाएगा? लेस देन 7। तो ऐसे हमको ये पॉइंट्स याद होने चाहिए बेटा। ठीक है, तो आप इस तरह से खुद से भी एक दूसरे से क्वेश्चन कीजिए अपने इस, तो उससे क्या होगा बेटा, आपको एक हैबिट हो जाएगा। तो एनसीईआरटी का एक एक लाइन अच्छे से याद हो जाएगा, क्योंकि आप एक दूसरे से क्वेश्चनिंग करोगे या खुद से क्वेश्चन क्रिएट करेंगे तो कैसे क्वेश्चंस यहाँ पे आ सकते हैं। ठीक है, ऐसे आपको एक आइडिया जो है, आपका एक इंटेलिजेंस लेवल जो है क्वेश्चन को क्रिएट करने का आप में इंप्रूव हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन इस तरह से भी पूछ सकते हैं कि विच ऑप्शन इज इनकरेक्ट। ठीक है, तो चार स्टेटमेंट एज इट इज में आप लोगों से पूछूंगा और उसमें से आपको क्या क्या फाइंड करना है, कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल एटीपी इज यूटिलाइज एट टू स्टेप। फर्स्ट, इन द कन्वर्सन ऑफ ग्लूकोज इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ठीक है, सेकंड, कन्वर्सन ऑफ फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट टू फ्रक्टोज 1,6
बेस फॉस्फेट। ये फर्स्ट स्टेटमेंट हो गया। क्या फाइंड करना है आपको? इनकरेक्ट कौन सा है। ठीक है। सेकंड स्टेप जो है, पायरुविक एसिड इज द की प्रोडक्ट ऑफ द टीसीए। थर्ड स्टेप, ठीक है, ये सेकंड स्टेटमेंट हो गया। थर्ड स्टेटमेंट क्या हो जाएगा बेटा? थर्ड स्टेटमेंट वही कि जब अल्कोहल फर्मेंटेशन होता है तो हायर एनर्जी इज रिलीज्ड। फोर्थ स्टेटमेंट जो है, यहाँ पे हमने देखे कि ड्यूरिंग द एरोबिक रेस्पिरेशन कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। बताओ इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा था? सेकंड, सेकंड, थर्ड। सेकंड में क्या करेक्शन था? वो क्या बोलना, लेकिन हमें। वेरी गुड, वेरी गुड। पायरुविक एसिड टीसीए के लिए की प्रोडक्ट नहीं है, एक ये करेक्शन है। और उसके पहले क्या कहा था मैंने? हाँ, फर्स्ट स्टेप में है ना, तो एटीपी का जो यूज मैंने कहा वो तो दोनों भी करेक्शन है ना। तो सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट, अब फर्स्ट और फोर्थ करेक्ट है। ऐसे हम लोगों को प्रैक्टिस करनी है। तो आप लोग भी क्या है, एक दूसरे के साथ जो भी अपना एक स्टडी पार्टनर रखो, बात करने के लिए नहीं, स्टडी करने के लिए। ठीक है, इसलिए बोला स्टडी पार्टनर होना चाहिए और एक ही होना चाहिए, क्योंकि तीन लोग मिलेंगे तो बातें होगी। और साथ ही साथ क्या होता है बेटा, हम कोई भी चीज पढ़ रहे होते हैं ना, तो कुछ टाइम होने के बाद कोई ना कोई बातें जब हमारे माइंड में क्लिक करी, तो हम कहीं और दूसरी दुनिया में पहुंच जाते हैं। क्योंकि बेटा हमारे ब्रेन में हर टाइम कोई कोई थॉट्स चल रहा है। हम बैठे हैं तो सोचते हैं, हम कोई काम कर रहे हैं तो सोचते हैं, हम रास्ते से चल रहे हैं तो भी कुछ ना कुछ हमारे माइंड में थिंकिंग जो है वो चल रही होती है। तो ये बेटा एक नेचुरल प्रोसेस है। थॉट जो है वो माइंड में आएंगे ही। और कोई भी बात, अभी मैं यहाँ पे आपको कुछ भी कह रहा हूँ, कोई भी एक वर्ड ऐसा क्लिक हुआ जो आपके कोई पास्ट के एक्सपीरियंस से कनेक्टेड है, अब इमीडिएटली आप वहां पहुंच जाओगे और आपको वो चीज याद आ जाएगी। और जब वो आपको याद आएगी तो आप उस दुनिया में, अलग ही दुनिया में खो जाओगे। और बहुत देर के बाद आपको पता चलेगा, अरे हम तो यहाँ पर है। ऑनलाइन में ऐसे ही होता था। अब ऑफलाइन में ऐसा है कि मैं पढ़ाता हूँ तो मैं सभी तरफ ध्यान देता हूँ, तो इमीडिएटली आपको वहां पे या आपके ध्यान को इधर अट्रैक्ट करने के लिए पर्टिकुलर उस पर्सन को नहीं भी बोला गया, तो यहाँ पे बॉडी लैंग्वेज वॉइस से कुछ ना कुछ चेंज हो जाता है। तो वो क्या है, आपका ध्यान यहाँ पे आ जाता है। ठीक है। लेकिन ये पॉसिबल नहीं था। समझ गए? तो ये तो ऐसे टाइम के लिए क्या करना है, अपने साथ सिर्फ और सिर्फ एक स्टडी पार्टनर रखना है। एक दूसरे को टारगेट दो कि हमें आधे घंटे में, आधे घंटे का, ठीक है, या 20 मिनट का टारगेट दो कि 20 मिनट्स में हमको इतना पोर्शन कवर करना है। लेकिन उस 20 मिनट या 30 मिनट्स में जब हमको इतना पोर्शन कवर करना है, तो हर एक 7 मिनट का एक इंटरवल होगा, और हर एक 7 मिनट के बाद मुझसे पूछना कितना हुआ, या फिर हुआ क्या, हो गया क्या, या कितना हुआ। तो इससे क्या होगा, आपको मालूम। साथ ही साथ सामने जो है टाइमर जो है वो ऑन रखना है आपको। ठीक है। और पढ़ते जाना है, और पढ़ते पढ़ते एक हैबिट बन जाएगी कुछ टाइम के बाद। तो उसमें क्या होगा कि बीच में आपने यदि किसी से पूछे कि हो गया क्या या कितना हुआ, तो यदि बीच में आपका हो सकता है कि वो 7 मिनट्स के बाद थॉट्स वाले दुनिया में आप जाने वाले होंगे, तो आपको याद आ जाएगा कि मुझे यहाँ पे ये कंप्लीट करना है। तो आपके जो वो 7 मिनट की वजह से क्या होने वाला है, जो 1 घंटे वेस्ट होने वाले थे ना, वो नहीं होंगे। प्रैक्टिकल बेटा एक एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ मैं, और ये प्रैक्टिकली ये प्रूफ किया है। ठीक है। और ये होता है। तो इसकी, इस टेक्निक की वजह से आप अपने स्टडी में अपना कंसंट्रेशन जो है वो बहुत इंप्रूव कर सकते हो। कंसंट्रेशन अच्छा, तो प्रिपरेशन बहुत अच्छी होंगी। हर दिन का टाइम वेस्ट नहीं होगा, स्टडी बहुत अच्छी जाएगी बेटा। तो यही करना है हमें। ठीक है। तो जो भी मैं आपको छोटी छोटी जो कुछ कुछ बातें जो आप लोगों को जो यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ, वो आप अप्लाई करो बेटा, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम ही कहा हूँ, नॉलेज इज पावर, बट इफ अप्लाई। नॉलेज आप बहुत ले लोगे मेरे से, आपको बड़ा अच्छा लगेगा, अरे यार वो सर जो बातें बताते हैं ना, रियल में बहुत काम की रहती है, बहुत अच्छी रहती है। लेकिन सिर्फ ये बोलने के लिए नहीं है। आप ऐसा बोलोगे, घर पे भी बोलोगे, आपके पेरेंट्स के साथ, आपके ब्रदर सिस्टर के साथ, सभी के साथ, लेकिन फाइनली क्या होगा, अब उसको अप्लाई नहीं करोगे तो फिर कोई मतलब नहीं। आज यदि मैंने कोई एक बातें बताया, या हो सकता है कि आज मैंने 10 बातें कोई अच्छी आपको बताई, कोई भी शेयर किया मैंने, आपको एक्सप्लेन किया या वॉट, उसमें से आपने एक यदि थॉट्स को लेकर के अपने लाइफ में अप्लाई कर लिए ना, तो आज का आपका वो जो दिन है वो सक्सेस हो गया। समझे? और वो आपको अप्लाई करना है। अब आपने बोले सर वो स्टडी पार्टनर, फिर घर पे कैसे होगा?
घर पे भी आप ट्राई कर सकते हो। आपके ब्रदर सिस्टर पेरेंट्स जो भी है, आप उनको बोलो कि हर एक इंटरवल के बाद हमको सिर्फ बीच में एक रिपोर्ट लेना, कितना हुआ, खत्म काम। ठीक है। तो आगे चल के मैं आपको स्टडी टिप्स, मेमोरी टिप्स और जो स्टडी और मेमोरी टेक्निक्स जो होती है वो शेयर करूंगा। ठीक है, या किसी को कुछ पर्सनली चाहिए तो आप पूछते रहिए मुझसे, कांटेक्ट में रहिए, कॉल कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो, टेलीग्राम पे टेक्स्ट कर सकते हो। ठीक है, नंबर आप लोगों के पास अवेलेबल है। लेकिन वही है, टाइम ले लीजिए कि सर आपका कौन सा टाइम फ्री है। ठीक है। शुरू में आपको लगेगा कि सर को कॉल कैसे करे, करे कि नहीं करे, पूछे क्या नहीं पूछे, क्या होगा, तो बेटा ये जो डर है, ठीक है, कोई चीज मिल रही है तो वो बिना उस डर को क्रॉस करके आगे बढ़े आपको वो चीज नहीं मिलने वाली। क्या कहता, लाइफ में रिस्क लेना पड़ेगा, क्योंकि लाइफ में रिस्क ना लेना ही सबसे बड़ा रिस्क है। तो हर जगह आपको रिस्क लेना ही पड़ेगा। और कोई भी चीज आपको कहीं पर भी नहीं समझ रही, मैं आपको बार बार कहता हूँ बेटा कि एक ही चीज को मैं आप लोगों को बार बार समझाने के लिए मैं रेडी हूँ, तैयार हूँ, लेकिन उसके लिए आप लोगों को अपना 100% देना पड़ेगा। आपको ये बताना पड़ेगा कि नहीं सर ये हमने पढ़े, रियल में हमने पढ़े, आपने जो समझाए थे हमने यहाँ पे ट्राई किए, और आपके लिए इतना अच्छा ऑप्शन है बेटा, कोई चीज क्लास में यदि आपको नहीं समझी होंगी तो आपको उसकी रिकॉर्डिंग भी मिल रही है, लाइव रिकॉर्डिंग। सोचो ये कितनी अच्छी बात है, आप ऑफलाइन भी पढ़ पा रहे हो और उसकी रिकॉर्डिंग भी आपको अवेलेबल है। और घर पे जाने के बाद कोई भी पार्ट, क्योंकि बीच बीच वही ना, कंसंट्रेशन हमारा दूसरी दुनिया में खो गए थे आप, आपको पता है कि ये वाला पार्ट हमारा इतना मिस हो गया क्योंकि कोई एक थॉट पास्ट एक्सपीरियंस का कहीं और पहुंच, उस रिकॉर्डिंग को फिर से देख के आप एज इट इज वही लेक्चर को बहुत अच्छे से रिवाइज भी कर सकते हो। इतना अच्छा चांस है। तो बेटा ये जो चांस आपको मिला है ना, इसका आप एडवांटेज उठाओ, क्योंकि हमारा जो कंपटीशन आपसे और मेरे से, ये 3-4 लोगों से, इंडिया लेवल पे कंपटीशन है हमारा। समझे, जो कंपटीशन इतना बड़ा जो हमारा है ना, उसके लिए भी हमें बड़ी सोच रखना पड़ेगा और बड़े काम करना पड़ेगा। ठीक है, वही चीज, कुछ ऐसा पाने की चाह में जो हमारे पास कभी न थी, उसके लिए हमें हर वो प्रयास करने पड़ेंगे जो हमने कभी नहीं किए। ये सुन सुन के बोर हो जाओगे आप, ठीक है, लेकिन अप्लाई नहीं करोगे। कई लोग हैं, अरे अरे ठीक है सर वो तो याद हो गया, ऐसा अप्लाई कितने बार किया सर, वो करने वाला हूँ, कल से पक्का करूंगा, ऐसा रहता है। तो ऐसा नहीं करना है बेटा में, ठीक है, आज से ही उसको अप्लाई करो। यदि लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो और सक्सेस पाना चाहते हो तो आज से ही उसको अप्लाई करो, रियल में आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। समझे। चलो तो टॉपिक पे आते हैं और आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर। तो देखिए बेटा, अभी एनसीईआरटी में अब हम जो पढ़ने वाले हैं, और यहाँ पे जो एरोबिक रेस्पिरेशन दिया है, जिसमें फर्स्ट पैराग्राफ और 2 से 3 पॉइंट वहां पे दिए हैं, और उसके नीचे का जो पैराग्राफ है, पढ़े होंगे तो नहीं समझेगा। ये समझ में कब आएगा, जब हमारा टीसीएस साइकिल कंप्लीट होगा और ईटीएस जब कंप्लीट होगा तब समझेगा, क्योंकि वहां पे ईटीएस की भी बात कही और टीसीए की भी बात कही है। तो पहले हम कंसेप्ट को समझेंगे, उसके बाद उस पोर्शन को हम देखेंगे, या फिर हम कंसेप्ट समझने के बाद एक बार उसको रीड कर लेंगे और वहां पे मार्किंग करेंगे कि ईटीएस होने के बाद फिर से पढ़ना है। फिर से पढ़ के देखेंगे, फिर देखेंगे समझा कि नहीं समझा, समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो मैं हूं, आप मुझसे पूछिए। ठीक है, लेकिन समझ में एक एक चीज अच्छे से आनी चाहिए बेटा। क्लियर हुआ। ठीक। तो अभी देखिए, हम लोगों ने पायरुविक एसिड जो है वो देख लिए थे। अभी हम लोग यहाँ पर एरोबिक रेस्पिरेशन जो है ये हम देखने वाले हैं। तो पायरुविक एसिड जो होता है, पर्सनल असिस्टेंट, ओके, हाँ, ये कन्वर्ट होता है किसमें, एसिटिल को ए में। तो यहाँ पे क्या प्रोसेस हो रही है ऐसी, जिससे पायरुविक एसिड एसिटिल कोए में कन्वर्ट होता है। तो बेटा एक बात ध्यान रखना, पायरुविक एसिड से एसिटिल जो कन्वर्सन का प्रोसेस है,
it is not a single step of process, it is a several step of process. यहाँ 5 स्टेप्स जिससे पायरुविक एसिड एसिटिल को ए में कट होता है, बट एनसीईआरटी में नहीं है। 5 स्टेप नहीं देखने वाले हैं, मैं भी नहीं पढ़ाने वाला, आपको टेंशन ना लो, क्योंकि एग्जाम में भी नहीं आएगा। हाँ, किसी को पढ़ना है क्लास के बाहर मिलो, ठीक है। आप बोलोगे नहीं सर हमको तो चाहिए, आप बताओ, मैं आपको समझाऊंगा क्लास के बाहर। लेकिन जब हमें नीट में नहीं आने वाला है तो उसको पढ़ के टाइम वेस्ट नहीं करना है, और वो पढ़ के हमारा एनसीईआरटी का और कोई कॉन्सेप्ट जो कनेक्ट भी नहीं होता बेटा। यदि ये 5 स्टेप्स ऑफ मैकेनिज्म्स है और एनसीईआरटी में कहीं ना कहीं उसका नाम है, उसको हमको पढ़ना पड़ेगा फिर, लेकिन है ही नहीं। तो सिर्फ सुन लो कि ये 5 स्टेप ऑफ मैकेनिज्म होती है, जिसमें टीपीपी काम करता है, टीपीपी मींस थायमिन पायरोफॉस्फेट, उसके बाद लाइपोएमाइड काम करता है, ऐसे वहां पे 5 एंजाइम्स काम करते हैं। वो भी नहीं दिया, तो उससे नहीं देखेंगे हम, जो हमारे लिए काम का है वो हम देखते हैं। तो अब पायरुविक एसिड में क्या होता है बेटा, एक एंजाइम होता है जिसको है को ए को ए एस एच के फॉर्म में होता है। यह एनसीईआरटी में नहीं दिया है, लेकिन इसकी नीड है। सिर्फ उसने को ए इतना जो है सिर्फ इतना ही समझाया है, देखो वहां कहीं को ए लिखा हुआ होगा। तो अब जब को ए एंजाइम यहाँ पे ज्वाइन होता है तो ये CO2 को बाहर निकाल रहा है, साथ ही साथ यहाँ पर NAD का रोल है, जो NAD H+ में कन्वर्ट कर देगा। इसमें जो एंजाइम काम करता है उस एंजाइम को कहते हैं पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स, क्योंकि इस कॉम्प्लेक्स में यहाँ पे आपको Mg++ का भी रोल है, थायमिन पायरोफॉस्फेट का भी रोल है, लाइपोएमाइड का भी रोल है, डी कार्बोक्सिलेज का भी रोल है, और डिहाइड्रोजिनेज का भी रोल है। हो गए 5, उतना नहीं जानना, ठीक है, नहीं तो आप बाद में फिर बोलोगे सर क्या है ये। तो जो एनसीईआरटी ने दिया है और जो हमारे एग्जाम के लिए उतना सफिशियंट है। तो यहाँ पे जो एंजाइम है पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज, तो यहाँ पे देखो CO2 भी बाहर हो रही है, कौन सा एंजाइम है बताओ, डीकार्बोक्सिलेज। कौन सा डीकार्बोक्सिलेज, पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज। समझ में आ गया, तो पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज और पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज। अब यहाँ पे क्या फॉर्म हो रहा है, तो एसिटिल को फॉर्म कर लेते, CH3 C डबल बॉन्ड O S को A, क्योंकि 2 हाइड्रोजन को बाहर निकालना है। कहां कहां से 2 हाइड्रोजन बाहर होंगे, देखो बेटा, CO2 तो ये वाला बाहर हो गया है, हुआ कि नहीं। इसके बाद यहाँ पे एक हाइड्रोजन ये वाला ले लेते हैं हम लोग, साथ ही साथ एक और हाइड्रोजन चाहिए था ना, एनसीईआरटी ने दिया ही नहीं है। नहीं तो आप बोलोगे सर आप अभी तक के हमें ये समझाए कि NADH कहाँ से बनता है, यहाँ पे तो हमें दिख ही नहीं रहा है कि NAD से NADH कैसे होता है। आप देख लो, वहां समझेगा ही नहीं, लेकिन अब आपको समझेगा, समझे। तो ये रिएक्शन होती है, ये एक कनेक्टिंग लिंक है बेटा ग्लाइकोलाइसिस और TCA की, जहां पे पायरुविक एसिड एसिटिल को ए में कन्वर्ट हुआ, और अब ये जो एसिटिल को ए है ये पहुंच जाएगा कहां पे, क्या है ये, यहाँ पे अभी पायरुविक एसिड से एसिटिल को ए फॉर्म हुआ, और माइटोकॉन्ड्रिया का जो मैट्रिक्स है यहाँ पर एसिटिल को ए जो है ये आ गया है। और यहाँ पे अब जो प्रोसेस होने वाली है प्रोसेस को कहेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन। समझा, रिवाइज कराऊं, हाँ। देखिए यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं बेटा पायरुविक एसिड, इस पायरुविक एसिड में NAD से NADH+H+ रिएक्शन होती है। तो इसके बेटा एक हाइड्रोजन यहाँ से और एक हाइड्रोजन यहाँ से दोनों लेके NADH+ में कन्वर्ट हो गया। साथ यहाँ का एक CO2 जो बाहर हुआ, तो ये बाहर हो गया है, इनको तोड़ने के लिए Mg++ रिक्वायरमेंट थी, ठीक है, तभी ब्रेक होता है। फिर उसके बाद CH3 और C डबल बॉन्ड O ऐसा का ऐसा ही था। तो यहाँ पे देखो कोएंजाइम A S, तो S मैंने इधर लिख दिया क्योंकि सल्फर
डाइसल्फाइड बॉन्ड पढ़े होंगे आपने, सल्फर में 2 बॉन्ड लगते हैं ना, तो सल्फर के साथ यहाँ पे बॉन्ड होके कोएंजाइम ए यहाँ पे जुड़ गया, तो इस तरह से यहाँ पे एसिटिल को ए फॉर्म हुआ। अब एग्जाम में कहां से क्या जुड़ रहा है, क्या निकल रहा है, कैसे हो रहा, ऐसा नहीं आने वाला। आपको सिर्फ ये पूछा जाएगा कि पायरुविक एसिड किस में कन्वर्ट होता है, तो एसिटिल को में। इस प्रोसेस में कौन सा एंजाइम काम करता है, तो पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स, पायरुवेट डी कार्बोक्सिलेज। यहाँ पे NAD से NADH होता है, यहाँ पे CO2 बाहर होती है और Mg++ यूज होता है। ये पूछा जाएगा आपको, ये सब फॉर्मूला नहीं पूछेंगे लेकिन हमको समझना है, तो फॉर्मूले को देखना पड़ेगा एक बार। एक बार समझ में आ गया, बाद में आपको फॉर्मूले पे नहीं जाना, फिर आप डायरेक्टली उस रिएक्शन पे जाना। देखो एक रिएक्शन दिए बेटा नीचे, पायरुविक एसिड है प्लस कोएंजाइम ए है प्लस NAD प्लस है, मिला के कहां पर है, वहां पे Mg2+ यहाँ पे दिख रहा है आपको, पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज दिख रहा है, एसिटिल को ए बना, CO2 बाहर आई, NADH प्लस H+ बना। इसी रिएक्शन को मैंने यहाँ पे सिंप्लीफाई तरीके से समझाया, समझने वाली अंडरस्टैंडिंग वाले लैंग्वेज में। एनसीईआरटी भी वो दे सकता था, बट एनसीईआरटी देता तो इतना ज्यादा होता, फिर उसके बाद हम लोगों की जरूरत नहीं पड़ती है कि नहीं। तो हम लोगों का कोई ना कोई तो काम है ना कोई रोल रिलेशन है, ठीक है, इसलिए आप लोग भी यहाँ पर आए हो। ओके ओके, नोट कर लो अभी। ऑनलाइन स्टूडेंट बहुत सारे मैसेज दिख रहे हैं, चलो एक बार देख लेते हैं। वेरी गुड बेटा आर्यन, मजा आ रहा है, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड ग्रेट, बहुत बढ़िया बेटा। वॉइस लैग हो रहा है क्या बेटा रियली, अभी भी देखो एक बार रिस्पॉन्स करो। ऑनलाइन स्टूडेंट रिस्पॉन्स करो, एवरीथिंग इज ओके बेटा, बातें नहीं करो। ओके तो आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या देख लिया बेटा, आज के इस लेक्चर में फर्मेंटेशन क्या होता है वो देखे, मीन्स एनारोबिक रेस्पिरेशन, और साथ ही साथ एरोबिक रेस्पिरेशन का थोड़ा सा एक पार्ट देखे, क्योंकि देखिए फर्मेंटेशन हमने जो देखे उसमें पायरुविक एसिड से लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन कैसे होता है ये हमने समझे, और अल्कोहल कैसे फॉर्म हो रहा है ये हमने देखे हैं। साथ ही साथ यहाँ पे ये जो प्रोसेस हो रही है बेटा, एरोबिक रेस्पिरेशन यदि हो रहा है तो पायरुविक एसिड, अब ये मैंने बाद में आपको यहाँ पे जो माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स एसिटिल को जो ये एक्सप्लेन किया, ऐसा नहीं होगा, ये पायरुविक एसिड ही डायरेक्टली माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में जा रहा है, और वहां पर क्या हो रहा है बेटा, एसिटिल कोए में उसका कन्वर्सन हो रहा है, फिर कन्वर्सन होने के बाद फिर नेक्स्ट जो प्रोसेस यहाँ पे जो होगी क्या होगी, TCA यहाँ पर स्टार्ट होगा। तो TCA बेटा आपका टास्क है, ध्यान देंगे, हेलो, आप लोगों को TCA का जो थ्योरी है, जो लास्ट पैराग्राफ पेज नंबर 231 है, यहां से अच्छे से पढ़ना, क्योंकि बीच के बहुत सारे पोर्शन अभी आपको नहीं समझेंगे, ठीक है। आप एक बार वो बीच वाला पैराग्राफ एरोबिक रेस्पिरेशन का जो दिया है वो एक बार पढ़ लीजिए, उसके बाद TCA का एक एक लाइन और जो साइकिल दी है लास्ट में वो, ये आपको एटलीस्ट 2 से 3 बार पढ़ के आना है। यदि आप इतना करोगे तो कल रियल में आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। TCA साइकिल का प्रैक्टिस करके आना, क्योंकि मैं उसमें कुछ आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स के साथ समझाने वाला हूँ, क्योंकि आपको नेम्स याद रहेंगे तो मैं यहाँ पे जो केमिकल फॉर्मूला है हमारा और इस तरह से जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है इस बेस में हम समझेंगे। समझ में आ गया, तब जाके आपको अच्छे से समझेगा, मैं पहले कह रहा हूँ, नहीं तो आपको बाद में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगा TCA में, ठीक है। तो अच्छी तरह से आप लोग पढ़ के आएंगे। हाँ, क्या चीज बेटा, को ए एस एच, ये एक्चुअली को एंजाइम ए है ये, ठीक है, को ए एस एच जिसे को एंजाइम ए कहते हैं, जो इसके साथ एसिटिलेशन कर रहा है, जिससे एसिटिल को ए फॉर्म हो रहा है। बोलो बेटा, बेटा बातें नहीं, 2 मिनट रुक जाओ यार, अभी मैं निकला नहीं हूँ बाहर, इतना जल्दी जा, हाँ जाओ फिर जिसको जाना है तो। बेटा ये इसका कंप्लीट नेम है, ये कोएंजाइम ए जो होता है ना, ये को ए एस एच इस फॉर्म में होता है ये, समझा। एनसीईआरटी ने नहीं दिया ऐसा, लेकिन मैं आपको कंप्लीट एक्चुअल जैसा होता है वो समझा रहा हूँ ना। नॉलेज पूरा चाहिए हमें, आधा अधूरा नहीं, कंसेप्ट क्लियरिटी होनी चाहिए, समझे। क्लियर हो गया, कुछ पूछना है किसी को, चलो ठीक है, थैंक यू। ओके बेटा, ऑनलाइन स्टूडेंट एंड करें फिर आज का क्लास। बाय बेटा, बाय हर्षिता, बाय तमन्ना।